जय हिंद दोस्तों वाह एमएससीपी मिलेगी ऐसे करें बस ये काम, पेंशनर को निर्देश जारी। जी हां दोस्तों, आज की मेरी वीडियो एमएससीपी के संदर्भ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एमएससीपी से संबंधित मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर भी दिखाऊंगा। उसके बाद जो पीसीडीए ने निर्देश जारी किए हैं पेंशनर के लिए कि आपको एमएससीपी कैसे करके मिलेगी वह भी बताऊंगा। और उसके बाद दोस्तों एक कोर्ट का ऑर्डर, एएफटी का ऑर्डर भी बताऊंगा, जिसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि आपकी सर्विस भले ही कम है लेकिन फिर भी आपको एमएससीपी दी जाएगी। इसलिए दोस्तों इस पूरी वीडियो को जरूर देख लेना। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेटर से। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि एमएससीपी लागू हुई थी 6 पे कमीशन से, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों 6 पे कमीशन जब इंप्लीमेंट किया गया था उस समय 2008 में इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ था। तो जो एमएससीपी थी दोस्तों उसके लिए ऑर्डर यह थे कि जो 1 सितंबर 2008 के बाद पेंशनर आए हैं उनको ही एमएससीपी दी जाएगी, जबकि दोस्तों 6वां पे कमीशन लागू हो गया था 1 जनवरी 2006 को। तो दोस्तों हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि एमएससीपी से पहले भी एसीपी हुआ करती थी, वो 10 साल में आपको मिलती थी, लेकिन एमएससीपी क्या होती है, हर 8 साल में आपको अगले रैंक की सैलरी और पेंशन उसमें दिया जाता है। तो शुरू में क्या हुआ दोस्तों, जो 2006 के 6 में रिटायर आए, 7 में रिटायर आए, 8 में रिटायर आए, तो उनको एमएससीपी का लाभ नहीं मिला। किसी ने 24 साल भी भले सर्विस की हो, उनको नायब सूबेदार एमएससीपी का नहीं मिला। कई हैं दोस्तों ऐसे, किसी को हवलदार का नहीं मिल पाया, किसी को नायक का नहीं मिल पाया, क्योंकि जब लागू की गई थी 6वां पे कमीशन तो उसमें एमएससीपी मैंने आपको बता ही दिया था कि 1 सितंबर 2008 से लागू की गई। तो 8 से पहले जो भी आए थे उनको एमएससीपी नहीं दी गई, लेकिन 25 जुलाई 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस चीज को एमएससीपी को अमेंड कर दिया। आप देख रहे हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के 8 दिसंबर 2017 के ऑर्डर को पालन करते हुए एमएससीपी 1 सितंबर 2008 की बजाय आप देख रहे हैं फॉर द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2008, यानी कि जब 6वें पे कमीशन में था तो 1 सितंबर 2008 से था, लेकिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पर डिसीजन आया तो इसके बाद क्या हुआ, रीड द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006, यानी कि 1 जनवरी 2006 के बाद जो भी रिटायर आए हैं अगर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस है पूरी तो उनको एमएससीपी का लाभ दिया गया। अब ऐसे में क्या था दोस्तों कि यह काफी समय हो चुका था 6 से 8 के बीच का, और 18 में यह ऑर्डर आया। तो हालांकि कई लोगों को एमएससीपी के बाद में अभी तक उनको उनका ऑर्डर हुआ रिकॉर्ड की तरफ से और उनको इसके एरियर भी मिले, लेकिन कई पेंशनर्स दोस्तों ऐसे हैं अभी भी जिनका रिकॉर्ड के द्वारा ऑर्डर नहीं किया गया और वो ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसे केस मेरे पे कई आए हैं जो 2006 के बाद पेंशन आए हैं और वो कहते हैं कि हमने 24 साल भी सर्विस करी और हमको एमएससीपी नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको लागू है। इस लेटर को आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। तो आपको पहले जागरूक हो जाना चाहिए कि आपको एमएससीपी क्यों नहीं मिल रही और कैसे मिलेगी, इस चीज को भी बताऊंगा। आप अपने पीपीओ जरूर चेक कर लेना जो 2006 के बाद आए हैं। अब देखिए, तो इसी पॉइंट में मैं आगे बढ़ते हुए आपको बताऊंगा कि आपको एमएससीपी किस प्रकार से मिलेगी। दोस्तों किसी ने इसी प्रकार से सीपी ग्राम में यह कंप्लेंट डाली थी कि उनको एमएससीपी लागू है लेकिन उनको एमएससीपी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो सीपी ग्राम से पीसीडीए प्रयागराज के लिए इस कंप्लेंट को फॉरवर्ड किया गया और पीसीडीए प्रयागराज ने दोस्तों इसका जवाब देते हुए पेंशनर को क्या लिखा है कि आपको एमएससीपी किस प्रकार से मिलेगी। दोस्तों मैंने एक वीडियो में पहले बताया भी था कि आपको एमएससीपी अगर लागू है तो इधर उधर कहीं मत भागिए, आपको क्या करना मैंने उसमें बताया था, और वही जवाब पीसीडीए प्रयागराज ने भी पेंशनर्स को दिया है। अब देखिए इनका पूरा रेफरेंस देते हुए कि इनका लास्ट हेल्ड सिपाही एमएससीपी 1, और सिपाही एमएससीपी 1 मतलब नायक, लेकिन अगर इन्होंने 16 साल सर्विस की है तो सिपाही एमएससीपी 2 मिलना चाहिए था, यानी कि हवलदार की इनको पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिल रही है। तो इसमें इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं पेंशनर्स को, ये पेंशनर्स को भेजा गया, फॉर एनी करेक्शन यू आर एडवाइज्ड टू कॉन्टेक्ट योर कंसर्न्ड रिकॉर्ड ऑफिस फॉर इनिशिएशन ऑफ डेटा करेक्शन ऑब्लिक रिवीजन एज पीपीओ इज नोटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा इनिशिएटेड बाय दैट ऑफिस।
तो पीसीडीए प्रयागराज ने यह कहा है कि आप जो है, आपको एडवाइज किया जाता है आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस से जो है कांटेक्ट करें, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा जो उस समय आपका पीपीओ तैयार किया जाता है वह तो हमारे पास है, इसलिए जो है कोई भी करेक्शन या उसमें रिवीजन करवाना है आपके पीपीओ में तो आपके रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा किया जाएगा। वंस योर क्लेम इज एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड बाय रिकॉर्ड ऑफिस, द करेक्शन पीपीओ फॉर सिपाही एसीपी 2 विल बी जनरेटेड बाय दिस ऑफिस। तो जैसे ही जो है आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया जाता है रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से और रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है, उसका DO2 ऑर्डर कर दिया जाएगा रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, तो जैसे यह चीज कार्रवाई होती है तो पीसीडीए प्रयागराज आपका सिपाही एसीपी 2 यानी कि हवलदार के बराबर जो आपको पेंशन मिलनी है उस चीज को जो है आपके पीपीओ में मेंशन कर देगा। तो इस चीज को, इस लेटर से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं दोस्तों कि यदि आपका एमएससीपी का केस है तो आप उसकी ग्रीवांस सीपी ग्राम या फिर जो है स्पर्श पीसीडीए में मत डालिए। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, अगर ऐसा केस है तो आपको जो है सीधा अपने रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखना है, आपका रिकॉर्ड ऑफिस आपकी एलिजिबिलिटी देखेगा, उसके बाद उसका DO2 ऑर्डर करेगा, स्पर्श के जो वहां पर सेल है उस चीज में फीड कर दिया जाएगा और पीसीडीए इलाहाबाद आपका जो है पीपीओ जारी कर देगा एमएससीपी का। ठीक है ना। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि यदि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं भी है फिर भी जो है आपको एमएससीपी दिया जाएगा। अब देखिए यह कहानी क्या है, इस चीज को देखिए। ये राहुल कुमार सिंह जी ने जो है रिगार्डिंग एमएससीपी मुझे मेल किया था कि मैं आपकी वीडियोज वगैरह देखता हूं, ठीक है ना, और इनके पिताजी हैं संजय, तो इन्होंने, इनके पिताजी ने जो है बिहार रेजिमेंट से थे, तो इनके पिताजी ने जो है जो पूरी सर्विस करी वो करी 24 साल 21 दिन। इसके बावजूद भी इनको एमएससीपी नायब सूबेदार वाला बेनिफिट नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? बट देयर इज नॉन क्वालिफाइंग सर्विस और 28 डेज। लेकिन जो है इतनी तो इनकी सर्विस थी, लेकिन उसमें जो है जो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस थी वह जो है 28 दिन हो सकता है, OSL या AWL कुछ भी चीज हो सकती है, ओवर स्टे ऑफ लीव जो भी है, कोई भी कारण हो सकता है कि 28 दिन उनकी सर्विस से कटे हुए थे, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस थी, जिसके कारण की जो है उनकी एमएससीपी रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा डिनाई कर दी गई, क्योंकि इनकी पूरी 24 साल नहीं हो पा रही थी। 28 दिन कम यानी कि 24 साल होने को 7 दिन कम हो गए, 23 साल 11 मंथ 23 दिन जो है इनकी क्वालिफाइंग सर्विस को माना गया और 7 डेज लैकिंग इन 24 ईयर यानी कि 24 साल में से 7 दिन कम माना गया और इनको एमएससीपी नहीं दी गई। और दोस्तों ऐसे केसेस कई पेंशनर्स के साथ में हैं जिन्होंने 16 साल 24 साल से ज्यादा तो की है, लेकिन नॉन क्वालिफाइंग सर्विस की वजह से वो नीचे आ गए हैं, 2-4 दिन 5 दिन नीचे आ गए और उसके कारण उनको एमएससीपी नहीं मिल पाई है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? अच्छा, इसके बाद में आपको जो है जजमेंट दिखाऊंगा जिसमें इस प्रकार के पेंशनर्स जिनके नॉन क्वालिफाइंग सर्विस की वजह से 24 साल 16 साल या 8 साल से कम सर्विस हो गई और एमएससीपी नहीं मिल पाई, तो इनके फेवर में किस प्रकार से जजमेंट दिया गया उसको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले आप इनका पीपीओ भी देख लीजिए दोस्तों। हवलदार थे वाई ग्रुप के, इन्होंने जो है 23 साल 11 महीने 23 दिन जो है इनकी क्वालिफाइंग सर्विस मानी गई, 28 दिन नॉन क्वालिफाइंग सर्विस मानी गई, जिसके कारण कि इनको पे लेवल L05 यानी कि हवलदार का ही इसको बेनिफिट मिला, नायब सूबेदार का नहीं मिला। अब मैं आपको जो है कोर्ट का डिसीजन दिखाता हूं। आप देख रहे हैं इन द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच चेन्नई यानी कि AFT चेन्नई का जो है यह डिसीजन है। OA नंबर और MA नंबर आप नोट कर सकते हैं, 2021 का यह डिसीजन है। अब इसमें भी दोस्तों एप्लीकेंट वो पेंशनर थे जिनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस की वजह से जो है सर्विस 24-16 से कम हो गई। आप देख रहे हैं द एप्लीकेंट वाज डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन 30 नवंबर 2006 इन द रैंक ऑफ हवलदार आफ्टर रेंडरिंग 24 साल 5 दिन 24 साल 5 दिन करने के बाद जो है 30 नवंबर 2006 को ये हवलदार जी रिटायर हुए थे। अब इनकी और आगे कहानी पढ़िए कि द एप्लीकेंट हैज 22 डेज ऑफ नॉन क्वालिफाइंग सर्विस ड्यू टू ओवर स्टे ऑफ लीव में रह गए थे, ओवर स्टे 22 दिन, जिसकी वजह से जो है इनकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो घट करके 23 साल 11 महीने 13 दिन हो गई, यानी कि जो है 17 दिन कम हो गए 24 साल होने को, और जिसकी वजह से इनको जो है एमएससीपी 3 का बेनिफिट नहीं दिया गया। तो ये चले गए AFT में। तो इस पर दोस्तों काफी लंबी चौड़ी
सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद दोस्तों डिसीजन क्या निकल के आया वो मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखिए 13 नंबर, इन द इंस्टेंट केस द एप्लीकेंट हैड सर्व्ड मोर देन 24 इयर्स। तो एप्लीकेंट ने 24 साल से ज्यादा सर्विस की। हाउएवर देयर वाज अ शॉर्टफॉल ऑफ 14 डेज टू कंप्लीट 24 years of service in view of some non-qualifying service deducted from total service rendered by him. Admittedly, the applicant had 23 years, 11 months and 16 days of service at the time of his discharge from service and was granted pension benefit 24 साल of service. After rounding off the fraction of services to 2.5 years, 1 year, and he had served for more than 9 months during his last year of service. दोस्तों आप इस चीज को समझ नहीं रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हैं, क्या वहां पर जस्टिफाई किया गया है कि इनको एमएससीपी मिलनी चाहिए। अब देखिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपको मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि अगर आपकी सपोज जो है 23 साल 9 महीने प्लस अगर आपकी सर्विस हो चुकी है तो आपकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है दोस्तों ऐसे में वो 24 साल मानी जाती है। अगर आपने 23 साल 9 महीने से ज्यादा सर्विस की है तो इन चीज को हवाला देते हुए, इसी चीज का हवाला देते हुए कि इन्होंने जो है भले ही 23 साल 11 महीने 16 दिन किया हुआ है लेकिन इनको जो बेनिफिट मिल रहा है वो क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल का मिल रहा है। जब इनको 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस का बेनिफिट मिल रहा है तो फिर इनको एमएससीपी भी दी जानी चाहिए, भले ही इनकी 14 दिन या 15 दिन जितने दिन भी इनकी सर्विस कम है। तो ऐसे में जो है कोर्ट ने जो है डिसीजन देते हुए, आप देख रहे हैं इनका कोर्ट का डिसीजन भी आप देखेंगे यहां पर, ये देयरफॉर द डेफिशिएंसी ऑफ 22 डेज ऑफ नॉन क्वालिफाइंग सर्विस एज 30 नवंबर 2006 हियर बाय कंडोन्ड, द एप्लीकेंट इज देयरफॉर एलिजिबल फॉर एंटाइटल्ड फॉर grant of third MSCP benefit on completion of 24 year of service, that is 30 नवंबर 2006. His terminal benefit including pensionary benefit shall be calculated at fixed after granting him MECP benefit and taking into account that benefit as well. Corrigendum PPO will be issued to that effect. In fine, the respondent are directed to pay the arrear of pay and pension based on MECP 3 benefit with effect from 1 दिसंबर 2006, फेलिंग विच द एप्लीकेंट विल बी इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट 8% पर एनम फॉर द सेड अमाउंट। तो इस चीज का जो है एएफटी ने इनके फेवर में डिसीजन देते हुए कि जब इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल मानी गई है, जो पेंशनरी बेनिफिट है इनको 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस को लेकर दिया जा रहा है, तो ऐसे में जो है इनको एमएससीपी का बेनिफिट भी दिया जाए। इनका जो है जल्द से जल्द कॉरिजेंडम पीपीओ इनको इशू किया जाए और रिस्पोंडेंट को निर्देश दिया कि इनको जो है एमएससीपी 3 का बेनिफिट जो है 1 दिसंबर 2006 से इनकी पेंशन भी और उसका एरियर भी इनको दिया जाए। और ऐसा करने में अगर आप फेल होते हैं तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से आपको इसका भुगतान इन्हें करना होगा। तो इस प्रकार का डिसीजन दिया है। और दूसरा भी इसी प्रकार का दोस्तों अगर एक और देखेंगे डिसीजन यहां पर, तो यहां पर जो है ये वाला 2016 का भी इस प्रकार का एक डिसीजन है। तो कुल मिलाकर के इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 या 16 साल नहीं हो पाई थी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस की वजह से। तो इन्होंने भी पूछा था मुझे कि मैंने क्या करना है। देखिए ये एएफटी में गए, एएफटी से इनको डिसीजन मिला और एएफटी से डिसीजन मिलने के बाद जो है इनको इस चीज का बेनिफिट भी जरूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपकी भी इस प्रकार की नॉन क्वालिफाइंग सर्विस को लेकर के जो है अगर आपका रिकॉर्ड मना करता है तो आप भी जो है इसी प्रकार से इन लेटर्स को लेकर इन डिसीजन का हवाला देकर के अपना केस एएफटी में पुट अप कर सकते हैं। एएफटी उसको डिसीजन देगा तो आपके रिकॉर्ड ऑफिस में जब यह डिसीजन जाएगा तो आपके रिकॉर्ड ऑफिस को आपको जो है एमएससीपी का बेनिफिट देना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानकारियां मिली होंगी और ऐसा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अन्य पेंशनर्स को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों अगर आप अन्य पेंशनर्स को शेयर करेंगे तो हो सकता है दोस्तों इसकी जानकारी मिलने पर वो कुछ कार्रवाई करें और उनको एमएससीपी का बेनिफिट हो सकते हैं। यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।